to this session of human computer interaction. What we are going to learn, आज का बेसिक हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है मिड टर्म एग्जाम का सोल्यूशन डिस्कस करना. But before discussing midterm exam, we will have a look on grading policy of fall 2020. जो आपका ये सेशन चल रहा है जिसको हम fall 2020 कहते हैं, इसके ग्रेडिंग पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस आई हैं ड्यू टू गोइंग ऑनलाइन. तो वो मैं आपको बताऊंगा और उन चेंजेस का अफेक्ट आपकी क्या आपकी लाइफ पे क्या आएगा, आपने किस तरह अटेंड करना है, किस तरह अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, उस पर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे. उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे. हम रिव्यू एंड डिस्कस कर ऑल द आंसर्स विद रीजनिंग एंड व्हाई द करेक्ट आंसर इज रियली करेक्ट और अ बेटर आंसर देन द अल्टरनेटिव ऑप्शन. जहाँ पे मल्टीपल चॉइस होंगे उधर हम ये सारी डिस्कशन करेंगे कि कौन सी चॉइस ठीक है और क्यों ठीक है. इसके ये सारा कुछ करते हुए हमारे बहुत सारा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा. हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मिस हो गए हुए थे या आपको सही तरह से नहीं समझ आए थे, वो रिवीजन में आपको ये एग्जाम के पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करते हुए आपको समझ आ जाएंगे. और इसका आपको लर्निंग फ़ायदा ये होगा कि यू कैन अटेम्प्ट फ्यूचर एग्जाम्स इन बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट मैनर बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द एग्जामिनर डेवलप्ड द क्वेश्चंस. थोड़ी आपको इंसाइट साथ मिल जाएगी कि मैंने किस तरह पेपर डिज़ाइन किया था और मैं उसके एवज क्या चाहता था. आपको को जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपसे. तो ये अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लंबी लंबी कोई चीज़ें इधर उधर की लिखते रहें. ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रेडिंग पॉलिसी फॉर फॉर 2020. ये हमें ग्रेडिंग पॉलिसी कम्युनिकेट की गई है हायर मैनेजमेंट की तरफ से. ये जो बोर्ड बैठता है, एग्जाम्स वाले बैठते हैं, इन्होंने मीटिंग करके एचओडीज और डीन्स के साथ सबके साथ ये म्यूचुअली मीटिंग करके ये पॉलिसी हमारी डिसाइड हुई है. सिर्फ ये फॉल 2020 की है. ठीक है, जब हम ऑनलाइन है. इसके अंदर मेजर जो चेंज आया है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स को थोड़ा कम कर दिया गया परसेंटेज. आपको नज़र आ रहा होगा मिड टर्म 20% का हो गया जो पहले 25% का था, और फाइनल टर्म्स जो है वो 35% का हो गया है जो पहले 40% का था. ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो 15% का था जो मैंने कम्युनिकेट किया था, उसको भी हम 10 पे ले जा सकते हैं अगर ले जाना हो. जो चीज़ इंक्रीज हुई है यानी कि 5 नंबर आपके मिड टर्म से निकाल लिए, 5 नंबर आपके फाइनल से निकाल लिए, और ऑप्शनल 5 नंबर प्रोजेक्ट से भी निकाले जा सकते हैं. ये ऐड कहाँ हुए हैं? ये मेजर क्विज़ेस में और असाइनमेंट्स में ऐड हुए हैं. यानी ये क्विज़ेस 20% के होंगे हर सूरत. इसका मतलब है जो मिड से और फाइनल से हमने 5-5 नंबर निकालने हैं वो 10 नंबर ऐड हो गए हैं क्विज में. क्विज की परसेंटेज पहले 10% थी, अब हो गई है 20%. और अगर हम प्रोजेक्ट से 5 नंबर निकालते हैं तो वो ऐड होते हैं असाइनमेंट्स में. ओरिजिनली असाइनमेंट 10% की थी, तो अगर हम प्रोजेक्ट को 15% पे ही रखते हैं तो असाइनमेंट अब भी 10% की होगी, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट को 10% पे ले जाते हैं तो असाइनमेंट 15% की हो जाएगी. अच्छा, अब आते, ये तो हो गई कि जो आपको कम्युनिकेट करना था कि वेटेज क्या है. अब इसकी रीजनिंग के ऊपर आते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. देखिए, ऑनलाइन जाने का हमें एक, यानी कि ये हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होने से बच गया. ठीक है, एक तो ये था, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि हम होल्ड पे ले आते सब कुछ, हम अपनी एजुकेशन को रोक देते. तो उससे आपके करियर्स, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती. जो हम लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज, इनकम अफेक्ट होती. तो ये एक विन विन सिचुएशन हमें टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड कर ली कि आप लोगों की जो यानी कि टाइम है आपका, जो, क्योंकि टाइम इज़ मनी. अगर आप डिग्री आपकी प्रोलॉन्ग कर जाए तो आप जॉब कब करेंगे. आपकी जो पेरेंट्स की होप्स होती हैं कि बच्चा जो है वो यू शुड बी एनेबल के आप अपना सारा कुछ खुद कर सकें.
तो वो सारा कुछ ही फिर हो जाते हैं कई बार लोगों के। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है यूजिंग द टेक्नोलॉजी, और ये जो हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है और ये सारा कुछ अवेलेबल है कि हम होल्ड पे नहीं आए। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस लेक्चर को ऑन किया है कि अटेंडेंस मार्क हो जाए, आपकी वहाँ पे आपका नाम नज़र आ जाए, और आपने मोबाइल साइड पे रखा, या आप सो गए, या आप दूसरे कामों में लग गए। कुछ हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डालेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे सेशंस लाइव हों। हर वीक में कुछ सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, कुछ लाइव होंगे। तो रिकॉर्डेड सेशन तो देखना ही आपने अपनी विल पे है, यानी कि आपको कोई घर जाके मैं मेक श्योर तो नहीं कर सकता, या किसी भी टेक्नोलॉजी से मैं मेक श्योर नहीं कर सकता कि आप वो सेशंस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा, इस नेगेटिव एस्पेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्विजेज और असाइनमेंट्स की वेटेज ज़्यादा कर दी है। कि अब होगा क्या, हर वीक में या एक क्विज होगा या एक असाइनमेंट होगी, और वो लास्ट वीक क्विज जो स्पेशली होगा वो लास्ट वीक के टॉपिक्स में से होगा। मसलन अब ये तो हमारा लास्ट लेक्चर है इस वीक का आफ्टर मिड, तो इसलिए मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, हम पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हमारा प्रॉपर वीक शुरू होगा मंडे से, तो जो मंडे को लेक्चर दिया जाएगा, फिर वेडनेसडे का एक लेक्चर होगा आपका, सॉरी आपके ये क्लासेस ट्यूसडे को लेक्चर होता है और थर्सडे को लेक्चर होता है। तो ये दो लेक्चर्स जो हैं इनका क्विज नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखता हूँ, तो जो एक लाइव सेशन होगा उस वीक का, उसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी रिकॉर्डेड लेक्चर में से क्वेश्चंस करने की। मसलन ज़रूरी नहीं आप किसी चीज़ को एलेबरेट करवाना चाह रहे थे, आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मसला है, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर का नुकसान ये होता है कि मैं टीचर, मुझे ये चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट करवाना है, थोड़ी और इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन लेनी थी। तो लाइव होता तो मैं कहता कि सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, या इसमें ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया इसको समझा दें। तो ये अपॉर्चुनिटी हम ख़त्म नहीं कर रहे। तो अगर वीक के अंदर 45-50 मिनट्स के एक या दो रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं, तो तीसरा लेक्चर हमारा लाइव हुआ करेगा। वो लाइव लेक्चर दो चीज़ों के काम आएगा। एक तो वो जो प्रीवियस दो लेक्चर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और उससे जो प्रीवियस वीक गुजरा था जिसके क्वेश्चंस भी आंसर हो चुके हैं, जिसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी वो आप पूछ चुके हैं, वो वाले वीक के टॉपिक्स पे बेस करता हुआ क्विज हुआ करेगा। तो अब आपकी बेसिक जो अटेंडेंस का भी वो बेस करेगी, वो आपके क्विज़ की अटेम्प्ट पे होगी। ठीक है। और क्विज होंगे जिस तरह आपका आपने लास्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन पेपर दिए होंगे, क्विज मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं और ओपन बुक वो सिनेरियो बेस्ड भी हो सकते हैं। और एक क्विज एक एक ईमेल से, एक आईपी एड्रेस से एक क्विज ही अटेम्प्ट होगा। ठीक है। और वो एक गिवन टाइम के अंदर ही होगा। और मैं एक चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर करूंगा कि दूसरे स्टूडेंट्स के क्विज आप लोग अटेम्प्ट ना करें, और जिधर कोई फिर पकड़ा जाएगा उसके मार्क्स को माइनस करूंगा। तो ये रीज़न है क्विज के मार्क्स ऊपर लाने की, कि हम ये मेक श्योर करें कि आप लोगों को जो मटेरियल, जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करें, ताकि आप यानी कि हमें ये श्योरिटी मिल जाए कि आपने वाकई ही लेक्चर अटेंड किए हैं। तो बच्चों ये रीज़न है क्विज और असाइनमेंट्स की नंबर ऊपर लाने के। और जिस वीक में क्विज नहीं होगा उसके अंदर आपको कोई ना कोई असाइनमेंट मिलेगी। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर माइक म्यूट करने में आंसर करूंगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन? चले, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको ग्रेडिंग पॉलिसी, इसकी रीजन बिहाइंड। तो अब बी रेडी फॉर अ क्विज इन एवरी वीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने पेपर रिव्यू करने। जो हमारा ये मिड टर्म हुआ था इसको आज हम रिव्यू करेंगे। तो मुझे कुछ चैट विंडो में चैट नज़र आ रही है, कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ।
ज़्यादातर अटेंडेंस ही लगी हुई है। अब हम आएंगे अपने मिड टर्म एग्जाम की तरफ। तो वर्जन 1 से शुरू करते हैं हम। मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिकॉल? ऑप्शंस आर, find your required website from a list of bookmarks, find a song from your mp3 list, tell the title of a new song which you like to your friend, none of above। तो इसके अंदर से ये रिकॉल के बारे में हमें पूछा जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। तो रिकॉल के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो रिकॉल बेसिकली क्या है? दो चीज़ें थी। एक चीज़ थी मेमोरी में रिकग्निशन और एक थी रिकॉल। रिकग्निशन का मतलब है किसी चीज़ को देख के रिकग्नाइज करना, किसी चीज़ को देख के पहचानना। रिकॉल का मतलब है मैं आपसे कुछ पूछूं जो आप अपने दिमाग से जवाब दें। मैं कहूँ यार तुम्हारे बचपन के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, तो यू हैव टू रिकॉल। ठीक है, आप उस फ्रेंड को देख नहीं रहे, आपको याद करके बताना पड़ेगा आपके फ्रेंड का नाम क्या था। अगर आपको एक बंदा नजर आता है और आप मुझे बताते हैं कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, तो नाउ यू आर रिकग्नाइजिंग हिम। तो इधर जब हम रिकॉल के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, तो रिकॉल का मतलब है कि अगर एक वेबसाइट ढूंढनी है एक लिस्ट में से, तो लिस्ट को देख के वेबसाइट ढूंढनी है, तो ये रिकग्निशन हुआ, ये रिकॉल नहीं है। एक गाना ढूंढना है MP3 की लिस्ट में से, तो लिस्ट अगेन हम गाने पढ़ रहे हैं सारी लिस्ट और उसमें से ढूंढ रहे हैं, अगेन ये रिकग्निशन की एग्जांपल है, रिकॉल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फेवरेट सॉन्ग या न्यू सॉन्ग के बारे में अपने दोस्त को बताते हैं विदाउट लुकिंग एट एनी लिस्ट, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट रिकॉल। तो इस केस में एग्जाम हमारी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट, पीपल हु फोकस ऑन evaluating product using usability methods and principle are software quality assurance, UX designers, usability engineers, requirement engineers। evaluating product, ठीक है। तो जो evaluation करता है उसको हम हमारी ACI की टर्म में यूजिबिलिटी इंजीनियर कहते हैं। जो UX डिज़ाइनर है वो एक कंप्लीट टर्म है, वो वैल्यूएट भी कर सकता है, वो इंटरफेस डिज़ाइन भी कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दूसरे शोबे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो हमारी इसमें से ऑप्शन जो ट्रू बनती है वो है यूजिबिलिटी इंजीनियर्स। तो यूजिबिलिटी इंजीनियर्स आर द पीपल who are responsible for testing or evaluating usability of a product। Mark user experience goals from the following list। तो यूजर एक्सपीरियंस गोल्स कौन से थे हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास कुछ गोल्स लिखे हुए हैं, विजिबिलिटी, फीडबैक, लर्नेबिलिटी। ये यूजिबिलिटी गोल है, ये यूजर एक्सपीरियंस गोल नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस गोल का डेफिनेशन के मुताबिक हर वो चीज जो यूजर की फीलिंग्स को बताती हो, और अगर वो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं तो वो यूजिबिलिटी एक्सपीरियंस गोल होगा। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक पॉजिटिव फीलिंग है जो सब्जेक्टिव है, जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है सेटिस्फेक्शन। विजिबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, फीडबैक भी ऑब्जेक्टिव है, लर्नेबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव है। सेटिस्फेक्शन जो है वो यूजर की है, यूजर यहाँ सेटिस्फाई है या नहीं सेटिस्फाई, तो ये यूजर की फीलिंग है। और यूजर एक्सपीरियंस गोल्स की एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक्साइटिंग, सेटिस्फैक्ट्री, हैप्पी, जो भी। और इसके अगेंस्ट ऑपोजिट क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेटिंग और इस तरह की चीज। नेक्स्ट, few components of a conceptual model are metaphors, analogies, concepts that users are exposed through the product, the relationship between two users, the mapping between two places on a Google map. So, few components of conceptual models are first metaphor and analogy और दूसरा concepts that user are exposed to। तो इस केस में आपने दो ऑप्शंस को टेक करना था, ठीक है। फ्यू कंपोनेंट्स इसीलिए लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो कंसेप्चुअल मॉडल का कंपोनेंट है।
और मेटाफोर भी है, और एक और होता है मैपिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड देयर मूवमेंट, वो भी होता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखा। नेक्स्ट है जी, इंस्ट्रक्टिंग टाइप ऑफ इंटरफेस involves issuing commands using keyboard, interacting with objects and images, selecting commands from menu faces की दो ट्रू है इधर। यहाँ तो आप कीबोर्ड्स के जरिए कमांड्स देते हैं, ठीक है, या फिर आप कमांड्स को लिस्ट में से सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करूँ और फिर इधर से सेव को सिलेक्ट करूँ तो ये इंस्ट्रक्टिंग टाइप का इंटरफेस है। ऑब्जेक्ट्स के यानी कि इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स को डबल क्लिक करना मैनिपुलेटिंग टाइप के इंटरफेस में आता है। और वर्चुअल थ्रू मूविंग थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला आपका एक्सप्लोरिंग टाइप का इंटरफेस होता है। तो इसमें ये दो ऑप्शंस आपने टिक करनी थी, फर्स्ट वन और थर्ड वन। An icon of a file folder which user can drop file on in order to move them into the folder is an example of which of the following। तो आपने अगर एक फाइल को ड्रैग करके एक फोल्डर के ऊपर ड्रॉप किया है और वो फाइल्स उस फोल्डर में कॉपी हो गई हैं, तो ये कौन सी टाइप की एग्जांपल है? ठीक है, रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, डायरेक्ट मैनिपुलेशन, ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन की एग्जांपल है, ये मेटाफोर की एग्जांपल है, ये रिकग्निशन रादर देन रिकॉल की है। आप आइकन्स को यूज कर रहे हैं, आप कमांड्स भी यूज कर रहे हैं, इसमें तीनों ठीक हैं, तो आपने ये वाला टिक करना था, ऑल ऑफ अबव। You drag a folder, make a copy of its content, and animation appear on the screen। जब आप एक फाइल को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह कॉपी करते हैं और अगर फाइल साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो कॉपी होती हुई वो एनिमेशन एक फाइल जाती हुई नजर आती है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग, ये इनमें से किसकी एग्जाम्पल नहीं है? विजिबिलिटी की, मैपिंग की, अफोर्डेंस की, फीडबैक की। तो ये हमारे पास इसके अंदर से फीडबैक आ रही है, वो उसको मूव होता दिखाया जा रहा है क्योंकि वो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसका तल्लक नहीं है। मैपिंग, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और विजिबिलिटी वो थ्रू आउट विजिबल है। तो अफोर्डेंस जो है वो इसके अंदर से इसकी एग्जांपल नहीं है, तो आपने अफोर्डेंस को टिक करना था। अफोर्डेंस वो एट्रीब्यूट है जिसको देख के पता लगता है कि ये चीज़ क्या फंक्शन थी है। मसलन ये क्रॉस के साइन को देख के पता लग रहा है कि ये फाइल क्लोज करने के काम आएगा। तो जब इमेजेस को देख के पता लगे वो किस काम आते हैं, तो वो अफोर्डेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन विद एग्जांपल्स। तो अफोर्डेंस तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस कह लें या आइकन्स कह लें, कुछ भी आपने इन तीनों में से लिखा हो, कि उनको देख के विदाउट रीडिंग एनीथिंग अगर हमें उनका फंक्शन समझ आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अफोर्डेंस। फॉर एग्जांपल, जब आप क्रॉस के इमेज पे क्लिक करते हैं तो जरूरी नहीं क्रॉस के साथ क्लोज लिखा हो, आपको देख के पता लग रहा है क्लोज कर रहा है। अगर हम रियल वर्ल्ड अफोर्डेंस की बात करें तो डोर डोर के ऊपर जो हैंडल होता है उसके नीचे नहीं लिखा होता कि यहाँ पे से आप पुल करें तो ये डोर खुल जाएगा। वो आपको हैंडल की शेप बताती है, ग्लास की शेप बताती है ये किस लिए है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट हमने वर्चुअल वर्ल्ड में लिया है कि ऑब्जेक्ट्स इमेजेस, मसलन प्ले के बटन को देख के पता लगता है। अगर आपके पास MP3 प्लेयर चल रहा है, उस पर एक प्ले का बटन लगा है तो उसकी शेप आपको पता है क्या है। अगर स्टॉप का बटन है तो आपको स्क्वायर में नजर आ रहा है, अगर स्टिल का बटन है तो आपको वहां पे लिखना जरूरी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड अफोर्डेंस। एग्जांपल्स भी साथ हो गई। अगला है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि टू रिस्ट्रिक्ट अ यूजर टू सेलेक्टिंग एनी इनकरेक्ट ऑप्शन विच कैन बी सिलेक्टेड इन सब अदर सर्कमस्टांसेस। यानी कि आप कुछ भी ऐसा लिखें जिसके अंदर आप कहें कि कोई ऑप्शन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है लेकिन किसी खास सिनेरियो में उसको डिसेबल कर देना है। मसलन एग्जांपल उसकी मैंने दी थी कि आपको बैंक की एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप पर्सनल लोन्स पे जाते हैं तो नीचे पर्सनल लोन्स की ऑप्शंस आती हैं कि इनमें से आप सिलेक्ट करें आप कौन से लोन्स में इंटरेस्टेड हैं। तो हर लोन के आगे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर एक है कार फाइनेंस, एक है हाउस फाइनेंस,
एक है पर्सनल लोन, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 लाख का, 2 लाख का लोन, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज है। अच्छा, वो उसमें आपको कहते हैं कि ऊपर पहले सिलेक्ट करने से पहले डेट एंटर करें। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, फॉर एग्जांपल आप 50+ हैं, तो वो नीचे से हाउस लोन वाली ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं। अब अगर आप उसको चेक करना भी चाहें तो वो डिसेबल्ड है, वो चेक बॉक्स काम नहीं करेगा। तो क्यों कर दी डिसेबल? कि वो 25 साल की, 30 साल की हाउस लोन की किस्तें होती हैं। तो उन्होंने एक अपना एज फैक्टर और जॉब का फैक्टर, कि एक बंदा कितनी एज तक वर्किंग होगा और कितनी एज तक वो किस्तें उतार सकता है, उस हिसाब से। इसी तरह अगर आपने एज एंटर किया है जो कि 18 ईयर से लेस है, तो वो कार फाइनेंस की ऑप्शन ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आपका लाइसेंस ही नहीं बन सकता, तो आपको कार क्यों वो फाइनेंस कर सकते हैं। तो जब किसी खास सिनेरियो के अंदर कोई चीज को डिसेबल कर दिया जाए जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हो, तो उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। मैंने फर्क समझाया था कि एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट ही करना है तो उसको वहां पे रखें क्यों? तो रीजन यही बताई थी कि वो वहां पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन हो सकता है सिनेरियो चेंज होने की वजह से उसको आर्जी तौर पे किसी खास लोगों के लिए, किसी खास पॉपुलेशन के लिए, किसी खास एरिया के लिए, किसी खास लोकेशन के लिए उसको डिसेबल करना हो। क्योंकि अगर आप सारी कार फाइनेंस की एप्लीकेशन भर दें और एंड पे आपको बैंक कहे कि नहीं जी आपको तो इसलिए नहीं मिलेगी कि आप अंडर 18 है, आप 18 ईयर्स के नहीं हुए, तो आप तो लड़ोगे कि यार पहले बताना था, मेरे से एप्लीकेशन क्यों ली सारी। तो उन्होंने वो चेक पहले ही लगा दिया, तो ये कंस्ट्रेंट थी। तो इस तरह की अगर आपने कोई भी एग्जांपल दी हो तो वो हमारे पास है। फिर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंसिस्टेंट रखा जाए। ठीक है, मसलन मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एक अगर वेबसाइट बनाते हैं जिसपे आप यूजर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर लॉग इन लॉग ऑफ की ऑप्शन उसी जगह देंगे जहां या जीमेल दे रहा है, जहां जहां फेसबुक दे रहा है। मैंने क्वेश्चन भी किया था कहाँ होगी, तो 80% लोगों ने जिन्होंने जवाब दिया था उन्होंने यही कहा था टॉप राइट पे। तो टॉप राइट पे इसलिए कहा था कि सारे यूज टू हैं उस जगह पे जाने के इस काम के लिए। तो अगर मैं कहीं और दूंगा तो मेरे इंटरफेस को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लोगों को चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, किसी एग्जिस्टिंग चीज के साथ कंसिस्टेंट रहना। अगर आप एक टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे तो आप उसमें कॉपी पेस्ट की ऑप्शन कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ही देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को ये ऑप्शन पहले ही आती है। तो इस तरह की किसी ने कोई एक एग्जांपल के साथ भी थोड़ा सा लिख दिया हुआ 1-2 लाइनें, तो दैट विल बी इनफ। Question number 2. How do we understand problem space? Discuss a framework in detail for understanding problem space with the help of examples. ठीक है, तो इसका मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्पेस का मतलब है कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी हो सकता था। मैंने कहा सिंपल का मतलब क्या है कि आप बता देंगे मैं फेसबुक की तरह की एक सोशल मीडिया साइट बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है। तो इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो फ्रेमवर्क में वो क्या कहता है, इधर मैंने ओपन किए हुए हैं कुछ चीज़ें, इसके अंदर होना चाहिए। फ्रेमवर्क के अंदर वो कहता है कि जब आप ये आंसर करते हैं ना व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, तो फ्रेमवर्क में वो कहता है आर देयर प्रॉब्लम्स विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस। मतलब आप मुझे आज कहते हैं सर मैं फेसबुक की तरह की एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार क्या फेसबुक के साथ तुमने कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जिसको तुम सॉल्व कर लोगे, तो वो तो फेसबुक के मुकाबले में तो लोग तुम्हारी एप्लीकेशन यूज करना शुरू कर देंगे। तो व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट का आंसर बड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कि आपने उसको आंसर करते हुए बताना है आर देयर प्रॉब्लम्स विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फिर आपने बताना है कि आपके ख्याल से ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मतलब कई लोग किसी ऐसी चीज को प्रॉब्लम बता रहे होते हैं जो उनका बिजनेस मॉडल होता है या उनकी लिमिटेशंस होती हैं। मतलब कोई लोग लेते हैं एप्लीकेशन के, सर हम डिलीवरी एप्लीकेशन बनाएंगे जो लोगों को सामान डिलीवर करेंगे। तो मैं कहता हूँ वो आगे इतनी ज्यादा है तो आपकी एप्लीकेशन में क्या? सर वो टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, हम टाइम कम लगाएंगे। भाई ये एप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके बिजनेस मॉडल की प्रॉब्लम है।
उन्होंने जितने राइडर्स रखे हुए हैं वो उन्होंने अपने फाइनेंसेस को और अपने बिजनेस मॉडल को देख के रखे हुए हैं। वो राइडर्स को इंक्रीज कर दें तो टाइमिंग उनकी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोई रीजन होगी तो उन्होंने इंक्रीज नहीं की। उन्होंने अपना प्रॉफिट और अपना खर्चे को, एक्सपेंडिचर को मैच करना है। तो कई दफा बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स कह रहे होते हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई लिमिटेशंस होती हैं या कोई बिजनेस मॉडल के डिफरेंसेस होते हैं। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की क्या वाकई आप सॉल्व भी कर सकेंगे कि नहीं। हाउ डू यू थिंक योर प्रपोज डिजाइन आइडिया माइट ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो ये 3 बुलेट्स ऊपर वाली को अगर आपने थोड़ा सा भी अपने लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने फेसबुक की दे दी, एक मैंने उबर की या डिलीवरी एप्लीकेशन की दे दी। तो इस तरह कोई भी एग्जांपल अगर आपने दी हो वो चल जाएगी, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, explain attention as a cognitive process. Explain focused versus divided attention which should be used when, and list some design implication related to attention. तो अब अगर आप इस सवाल को बांटे तो 10 नंबर का सवाल है और 3 चीजें पूछी हैं। इसका मतलब है 3 चीजें, हर चीज 3 से 4 लाइन में सिर्फ काफी होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन अटेंशन एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बेसिकली अटेंशन कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो अटेंशन का प्रोसेस क्या है? अटेंशन का प्रोसेस ये है व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग टू अटेंड इन अ पॉइंट इन टाइम। आपके पास बहुत सारी इर्द गिर्द एक्टिविटीज हो रही हैं, आपने उन एक्टिविटीज में से किस एक्टिविटी पे फोकस करना है। इसका मतलब है आपने उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम में फोकस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। कि आपने उस एक्टिविटी को अटेंशन दिया है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फोकस्ड और डिवाइडेड अटेंशन। फोकस्ड और डिवाइडेड अटेंशन और दोनों में से कौन सी यूज होनी चाहिए? फोकस्ड का मतलब है एक वक्त में एक ही चीज को अच्छे तरीके से अटेंड करें, फुल अटेंशन उसकी तरफ दे दें, अटेंशन डाइवर्ट ना करें। डिवाइडेड का मतलब है एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों को अटेंड करने हैं, या दूसरे लफ्जों में मल्टीपल काम करने हैं। मसला अगर आप एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस एग्जाम की तैयारी भी होना चाहिए, ना कि आपने साथ एक मैच भी चलाया और उधर से आप एग्जाम भी तैयार कर रहे हो। तो अब आप डिवाइडेड अटेंशन अगर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में फर्क आएगा। तो कौन सी यूज होनी चाहिए? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। अगर तो कोई ऐसी एक्टिविटी है जो फोकस्ड अटेंशन मांगती है तो वो वाली यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है और वो डिवाइडेड अटेंशन से हो सकती है तो डिवाइडेड को ज्यादा प्रेफर करना है। क्योंकि लोग एक टाइम पे एक काम में अगर करके दूसरा काम ना कर सके तो वो शायद इतना अच्छा उनको फील नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था व्हाट्सएप में आप एक टाइम पे 4-5 लोगों से चैट कर रहे होते हैं, आप एक को आंसर करते हैं, दूसरे की विंडो खोल के उसको आंसर करते हैं। ये नहीं होता कि आपने एक विंडो खुली होगी तो दूसरे का जवाब आपको डिलीवर नहीं होगा। या आप फोन करते हुए कुकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर फोन को ऐसे बनाया जाए कि फोन करते हुए आप कोई और काम ना कर सके, क्यों, फोन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन इसी को देनी चाहिए, तो ये लोग नहीं यूज करेंगे फोन उस तरह। तो ये डिपेंड करेगा आप एप्लीकेशन के इस मकसद, अगर आपकी एप्लीकेशन किसी क्रिटिकल नोयत की है जिसमें कोई ड्राइविंग इन्वॉल्व है, कोई मशीन की ऑपरेशंस इन्वॉल्व है और वो मशीन के ऑपरेशंस कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं कि अगर हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो तो फिर हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो फुल अटेंशन के साथ यूज किया जाए। तो अगर हम कोई ऐसी व्हाट्सएप जैसी, फोन जैसी, वीडियोस जैसी कुछ चीज़ बना रहे हैं तो वो डिवाइडेड अटेंशन से भी हो जानी चाहिए। तो ये हो गया। तो आगे डिजाइन इम्प्लीकेशन के अंदर हमने जो मेन मेन चीजें एक दो बताता हूँ, 2-3 ही मैंने कहा था लिखने तो बड़ी है। एक तो आपने इंटरफेस ऐसे डिजाइन करना है कि जो कोई चीज अटेंड करना चाहे वो आसानी से कर सके। क्या मतलब, आपने या तो वाइट स्पेसिस अच्छे तरीके से यूज करनी है कि रिलेटेड चीजें एक दूसरे के करीब हो, अनरिलेटेड में थोड़ा सा गैप हो। जिस तरह मैंने पैराग्राफ्स की एग्जांपल दी थी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपने न्यू यूजर को रजिस्टर करना है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला बटन आपके लॉगिन के बटन के करीब ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो दूर हो। दूसरा मैंने कहा था बॉर्डर्स या वाइट स्पेसेस छोड़े इन बिटवीन। तो इस तरह की अगर आपने 2-3 पॉइंट्स लिख दी हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों वर्जन 1। नाउ मूव टू दी वर्जन 2। वर्जन 2 के अंदर एमसीक्यू पार्ट, अगेन इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं।
An icon of a file folder which user can drop file in order to move them into the folder is an example of which of the following. पहली ऑप्शन है द रिकग्निशन रादर देन रिकॉल प्रिंसिपल, डायरेक्ट मैनिपुलेशन, अ मेटाफोर, ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑल ऑफ अबव आएगा। देखिए फोल्डर जो है, फाइल जो है, ये मेटाफोर्स है, तो मेटाफोर्स की हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करना डायरेक्ट मैनिपुलेशन की एग्जांपल है। और देख के कर रहे हैं, दिमाग से रिकॉल करके नहीं कर रहे, ये रिकग्निशन की एग्जांपल है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑल ऑफ अबव आ गया। An animation appear on the screen showing file moving from one folder to another. This is an example of which of the following. ठीक है, विजिबिलिटी, मैपिंग, अफोर्डेंस, फीडबैक। तो ये अफोर्डेंस के अलावा बाकी तीनों की एग्जांपल है। ठीक है, एनिमेशन अपीयर हो रही है, विजिबिलिटी है, कहाँ से कहाँ जा रही है, मैपिंग है, और उसकी जो जाती हुई नज़र आ रही है वो फीडबैक है। select the usability goal from the following list। इसमें से यूजिबिलिटी गोल्स कौन से? लर्नेबिलिटी, अफोर्डेंस, सेटिस्फैक्शन, नन ऑफ अबव। तो इसके अंदर दो यूजिबिलिटी सॉरी इसके अंदर एक ही यूजिबिलिटी गोल है, वो है हमारे पास लर्नेबिलिटी। यूजिबिलिटी गोल्स कौन कौन से थे? यूजिबिलिटी गोल्स हमारे पास थे लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, और कौन से थे? इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर, एफिशिएंट, इफेक्टिव, सेफली। तो ये पांच जो यूजिबिलिटी गोल्स हैं, इन पांचों में से इधर सिर्फ लर्नेबिलिटी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लर्नेबिलिटी। अफोर्डेंस जो है वो हमारे पास डिजाइन प्रिंसिपल है। सेटिस्फैक्शन जो है वो यूजर एक्सपीरियंस गोल है। क्या बच्चों? Question number 4. A framework in interaction design is a sketch, a set of specific correction, a bulleted guideline to solve a problem, none of above। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, a set of specific questions और bulleted guideline। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर ये है कि दोनों ही ट्रू हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेनिफिट ये दूंगा, जिसने सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी टिक किया है या बुलेटेड गाइडलाइन किया है, दोनों में से किसी एक को भी टिक किया है, मैं दोनों को इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following are types of constraint in ID interaction design business? Constraints कौन कौन सी टाइप्स हैं? फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, अफोर्डेबल कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता। तो ये तीन ट्रू करने हैं, फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो तीन इसके ये ट्रू आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में क्या चीज ट्रू है? द वे people feel about a product, we cannot design a user experience। Availability of a product, the way people feel about a product, feel while using it, looking at it, ये हमने सारा पढ़ा था, closing, opening it। तो feelings लोगों की, ये तो true हो गया। we cannot design a user experience, ये भी true है। हमने क्या कहा था? we cannot design a user experience, we can design for a user experience। यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन नहीं किया जा सकता, यूजर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया जा सकता है। बड़ा क्लियरली स्लाइड में भी लिखा हुआ है। क्या मतलब है कि आप बुरी प्रोडक्ट बना के यूजर को जबरदस्ती नहीं डिजाइन कर सकते कि यूजर को आप चेंज कर दें कि यूजर को प्रोडक्ट अच्छी लगने लग पड़ी। आपको प्रोडक्ट ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा यूजर को लगे। तो हम यूजर को नहीं चेंज कर सकते, हम प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए वी कैन नॉट डिजाइन यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस यूजर के अंदर होता है। कंसेप्चुअल मॉडल इज अ description of user interface used to outline, used to options true है कि, और हम एक कॉन्सेप्ट की आउटलाइन बनाते हैं और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके अलावा कंसेप्चुअल मॉडल में क्या होता है? उसके अलावा मेटाफोर्स और एनालॉजीज होती हैं जो इधर नहीं लिखा हुआ।
उसके अलावा मैपिंग होती है जो इधर नहीं लिखी हुई, ठीक है, इधर दो चीजें लिखी हुई। सेकंड पार्ट, आर कल्चरल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। बस इंपॉर्टेंट, 2 नंबर आ गए, बाकी 2-2 नंबर की 2 एग्जाम्पलें हो जाएंगी। कोई भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, जो हमने क्लास में डिस्कस की थी वो इकिया के बोट वाली की थी, किस तरह अमेरिका की साइट के लिए उन्होंने अपने बोट को रेड हेड बनाया हुआ है और यूरोप की साइट्स के लिए उन्होंने अपने बोट को ब्लॉन्ड बनाया हुआ है। तो रीजंस मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो आपने बस ये एग्जांपल्स दे दी। दूसरी एग्जांपल थी डेट की, हमने डिस्कस की थी कि डेट को लिखने के कुछ कंट्रीज में जो फॉर्मेट होते हैं वो ही फॉलो करने चाहिए। हम नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम पहले यही चीज़ फॉलो होती है, और कुछ में पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर लिखा जाता है। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, आपने अगर ये भी दे दिए ठीक है, अगर कोई और दे दिया तब भी ठीक है। व्हाट इज एम्पेरिकल फीडबैक, इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फीडबैक? एम्पेरिकल फीडबैक, एफेमेरल फीडबैक का मतलब है जो रन टाइम फीडबैक होती है और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, ये उसका डिफरेंस है। मसलन एक काम कर रहे थे, एरर आ गया, और जब तक आपने वो एरर को क्लोज नहीं किया तब तक आप दोबारा कोई काम नहीं कर सके, ये है नॉर्मल फीडबैक। आप वर्ड टाइप करते हैं, नीचे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो आपको रोकता नहीं है, बस वो नीचे एक अंडरलाइन कर देता है रेड कलर का, तो उसने आपको बगैर डिस्टर्ब किए फीडबैक दी है कि आपने एक मिस स्पेलिंग की हुई है, तो ये फेमरल फीडबैक है। व्हाट इज मैपिंग इन द फील्ड, excuse me, what is mapping in the field of interaction design? The relationship between movement of controls and the function, जो मैंने आपको वो स्टोव के एक ही के लिए 4 कंट्रोल लगे हुए हैं, तो हम वाला राइट साइड वाला चलाना तो हमें एकदम पता नहीं लगता इन चारों में से कौन सा बटन उसका है। तो अगर हमने उसको ऊपर करके उसी शेप में रख चाहते हैं दूसरा की प्रॉब्लम कौन सी। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम कॉग्निटिव प्रोसेस दैट आर मोर रेलेवेंट टू इंटरेक्शन डिजाइन। तो 3 कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का सवाल है, 5 से 6 लाइनें एक प्रोसेस के लिए लिखने बहुत है। तो 3 कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो अटेंशन है, दूसरा परसेप्शन एंड रिकग्निशन है, तीसरा मेमोरी है। अटेंशन को मैं पहले वर्जन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परसेप्शन रिकग्निशन जो है उसका उसके 2 पार्ट्स हैं। परसीव करना यूजिंग योर सेंसर्स, सेंसर्स क्या है, आईज, ईयर्स, नोज, टच, इनसे जो चीज़ें हम परसीव करके रियल वर्ल्ड से अपने ब्रेन में ले जाते हैं और उनको ब्रेन के साथ मैच करके रिकग्नाइज करते हैं कि मैं इस वक्त अपने सामने अगर देखता हूँ तो मुझे एक टीवी नज़र आ रहा है, तो मैंने परसीव किया आंखों से उसकी शेप, आपको फ्रेंच नहीं आती। तो इसी तरह समटाइम्स परसेप्शन नहीं हो सकती, मसलन हम येलो बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट लगा दें तो परसेप्शन ही मुश्किल हो जाएगी, रिकग्निशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये परसेप्शन रिकग्निशन थी। और तीसरी हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी के अंदर 2 वे प्रोसेस है,
पहले इनकोड किया जाता है, यानी कि नॉलेज को स्टोर किया जाता है, और फिर जब ज़रूरत पड़े उस नॉलेज को रिट्रीव किया जाता है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आप चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जो चीज़ें आपने मेमोराइज की होती हैं उनको आप रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। तो इतना ही काफ़ी था। इसके अलावा भी अगर आप लिख सकते हैं रिकग्निशन और रिकॉल का डिफरेंस, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, 5-6 लाइनों में अगर आपने एक चीज़ क्लियर कर दी है तो ठीक है। तो ये टोटल 15 लाइनों में अगर आपने लिख दिया है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। What are the four main interaction types? Explain each of them with an example. इसका मतलब है 4 इंटरेक्शन टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना है। 2.5 नंबर की एक बनती है। 2-3 लाइन में इंटरेक्शन टाइप बताएं, एक एग्जांपल दे दें। ठीक है, तो 4 इंटरेक्शन टाइप्स कौन सी थी हमारे पास? पहली थी हमारे पास इंस्ट्रक्टिंग, दूसरी थी हमारे पास कन्वर्सिंग, तीसरी थी मैनिपुलेटिंग, चौथी थी एक्सप्लोरिंग। इंस्ट्रक्टिंग वो है जिसके अंदर हम या तो कीबोर्ड्स के जरिए कमांड्स देते हैं या लिस्ट्स में से कमांड्स सेलेक्ट करते हैं। रिटन कमांड्स को यूज करना इंस्ट्रक्टिंग है। और इंस्ट्रक्टिंग के अंदर और कन्वर्सिंग में फ़र्क ये है कि कन्वर्सिंग के अंदर कन्वर्सेशन होती है, इंस्ट्रक्टिंग में एक ही दफ़ा कमांड दी जाती है और उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर कमांड गलत होगी तो एरर आ जाएगा, अगर कमांड ठीक होगी तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। कन्वर्सिंग में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी आपको एटीएम मशीन की। वो आपको कहती है इंसर्ट योर कार्ड, आप इंसर्ट करते हैं। वो कहती है एंटर योर पिन कोड, आप पिन कोड एंटर करते हैं। वो कहती है कि सिलेक्ट योर अकाउंट टाइप, आप कहते हैं करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पे सिलेक्ट करते हैं। फिर वो कहती है आपने विड्रॉ करने हैं पैसे या आपने बिल पे करना है या क्या आपने। तो स्टेप बाय, ये कन्वर्सेशन दो के दरमियान है। दूसरी एग्जांपल मैंने दी थी सर्च इंजन की, कि सर्च इंजन इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ। तीसरी मैंने दी थी जो आपको वॉइस सिस्टम्स आते हैं। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आपने उसके लिए लिख दी हो तो काफ़ी है। और ये होगी कन्वर्सिंग। मैनिपुलेटिंग का था जिसके अंदर इमेज और ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ करते हैं डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके। क्रॉस का इमेज है, फाइल का इमेज है, जिनके अंदर इमेजेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है टेक्स्ट के ऊपर, और माउस के ज़रिए यूज़ की जाती है बजाय कीबोर्ड के। माउस या फिर टच स्क्रीन। तो ये मैनिपुलेटिंग टाइप होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसकी एग्जांपल है, डबल क्लिक भी इसकी एग्जांपल है फोल्डर्स पे या फाइल्स पे। तो तीसरी ये होगी हमारे पास और चौथी हमारे पास एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरिंग की 2 टाइप्स मैंने बताई थी, कोई एक भी आपने लिख दी हो तो ठीक है। एक तो ये थी कि जो 3D गेम्स की एग्जांपल्स दी थी मैंने आपको, कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में आप ट्रैवल करते हैं और आपको आपकी ट्रैवलिंग के हिसाब से डाटा नज़र आता है। आप 3D गेम में या वर्चुअल वर्ल्ड में आप जिस तरह मूव करते हैं आपको वो 3D इन्वायरमेंट मूव करती नज़र आती है। रियल वर्ल्ड में आप मूव कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में अगर सेंसर्स लगे हों और आपकी डिवाइस पे उन सेंसर्स की इंफॉर्मेशन जिधर जिधर आप गुजर रहे हो, मसलन कहीं पे आपको RFID के जरिए उसका टेम्परेचर मिल रहा हो, उस एरिया का, उस प्लांट का नाम नज़र आ रहा हो, तो ये भी एक्सप्लोरिंग की एग्जांपल थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 इंटरेक्शन टाइप्स। तो वर्जन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वर्जन नंबर 3 पे। व्हाट इज ट्रू अबाउट कंसिस्टेंसी, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों अभी तक आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई भी नहीं सर। चले, लास्ट वर्जन है, फिर इसको जल्दी से कंप्लीट करके अपना सेशन खत्म करते हैं। What is true about consistency? Use similar elements for similar tasks. Interface should have different icons for similar. Consistent interface are easier to learn. External consistency is easier to achieve. इसके अंदर 2 ऑप्शंस ट्रू है, यूज सिमिलर एलिमेंट्स फॉर सिमिलर टास्क और कंसिस्टेंट इंटरफेसेस आर इजियर टू लर्न। ठीक है, ये तो दूसरा तो उसके ऑपोजिट है, इंटरफेस शुड हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, ये तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। Mapping in context of design principle is a digital map between 2 or more location. No. A relationship between control and their movement. Yes.
A survey conducted, no, none of. तो इसके ऑप्शन नंबर 2 are relationship between control and their movement. Affordance are possibility for using an object or image or interface. ये true है. The cost of buying user interface false. The completion time of a typical task false. Classified into real and virtual importance true. ठीक है, तो पहली ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन. What happens when consistency breakdown increase learning burden on user? Yes, true. जब consistent, मसलन मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सारों से पूछा लॉग ऑन लॉग ऑफ लॉग आउट का बटन किधर होना चाहिए, सारों ने कहा राइट कॉर्नर पे, ऊपर राइट कॉर्नर पे. तो अगर किसी वेबसाइट पे वहां नहीं मिलेगा तो टाइम लगेगा ना, तो नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो लर्निंग बर्डन इंक्रीज हुआ. कंट्रोल सी कंट्रोल वी से जो काम हो रहे थे अगर किसी और एप्लीकेशन में किसी और कमांड से होंगे तो आपको वो कमांड सीखनी पड़ेगी, लर्निंग बर्डन इंक्रीज हुआ. और सीखना ही सिर्फ मकसद नहीं होता, उसको याद रखना भी मकसद होता है. लेस चांसेस टू कमिट एरर्स बाय यूजर्स, ये भी ट्रू है. नहीं, ये ऑपोजिट है. अगर कंसिस्टेंसी होगी तो ये ट्रू है, क्योंकि हम कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन, तो ये फॉल्स है. सिस्टम विल बी फास्टर, फॉल्स. तो इस केस में सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन होने की सूरत में लर्निंग बर्डन इंक्रीज होगा. What is involved in the process of interaction design? पहला जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये हमारा काम नहीं है. डाटा फ्लो एंड क्लास डायग्राम्स हमारा काम नहीं है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न्स हमारा काम नहीं है. तो नन ऑफ अबव इसमें आएगा. इंटरेक्शन डिजाइन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, इनमें से कुछ नहीं. विच ऑफ दीज आर एट्रीब्यूट्स या गोल्स ऑफ यूजेबिलिटी? लर्नेबिलिटी, यूजफुलनेस, जर्नलेबिलिटी, इफेक्टिवनेस. तो इसके अंदर जो है हमारे पास यूजेबिलिटी यानी कि गोल्स ऑफ यूजेबिलिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजेबिलिटी कौन से? तो लर्नेबिलिटी यूजेबिलिटी गोल है, इफेक्टिवनेस यूजेबिलिटी गोल है, यूजफुलनेस और जर्नलेबिलिटी को हमने सच यूजेबिलिटी गोल के तौर पे नहीं पढ़ा. Which of the following is our main interaction types when talking about ACI? तो 4 इंटरेक्शन टाइप अभी पिछले वर्जन में मैंने आपको बताई, उसमें से इधर कौन सी लिखी हुई है? सिर्फ एक लिखी हुई है इंस्ट्रक्टिंग. इधर ना तो मैनिपुलेटिंग लिखी हुई है, ना कन्वर्सिंग लिखी हुई है, ना एक्सप्लोरिंग लिखी हुई है. बाकी तीनों चीजें कुछ और हैं. तो इधर सिर्फ ऑप्शन ट्रू. यूजर एक्सपीरियंस, फीलिंग दैट यू फील व्हेन द प्रोडक्ट. ठीक है, एक्सपीरियंस वो यूजर की फीलिंग्स है वो जब प्रोडक्ट को यूज करें या उसको देखें या उसको खोले बंद करें, कुछ भी आपने इस तरह का लिखा है. ठीक है, एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बड़ा रफ लुकिंग मेन्यू वाला उठाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए. तो दैट इज यूजर एक्सपीरियंस, कि मुझे देखने से ही उसका यूजर एक्सपीरियंस बेटर लगा. अब चाहे अंदर वो वाला ड्राइव हुआ और जो बुरा लग रहा था वो अंदर से ज्यादा उसमें फिल की गई हो, वो एक बात का मैटर है. लेकिन इनिशियल यूजर एक्सपीरियंस जो मुझे वो रफ सी सरफेस देख के वो अच्छा नहीं आया तो मैंने उसको यूज नहीं किया. तो इस तरह यूजर एक्सपीरियंस का कोई भी हो सकता था. आखिर में एक पॉइंट का ये था, कैन वी डिजाइन फॉर अ यूजर एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी मल्टीपल चॉइस में था. आर कल्चर डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये अभी हमने डिस्कस किया. एक डेट का कल्चर डिफरेंस हमने डिस्कस किया. एक हमने वो ब्लॉन्ड बॉट का और रेड हेड बॉट का कल्चर डिफरेंस डिस्कस किया. व्हाट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन? तो इंटरेक्शन डिजाइन के प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे टाइप्स अंडरस्टैंडिंग, इधर अभी नहीं मेरे पास. तो इंटरेक्शन डिजाइन के प्रोसेस के अंदर आपके पास बेसिकली 3 स्टेप्स का इन्वॉल्व, 3 स्टेप्स का वो था लाइफ साइकिल, कि आपने उसको डिज़ाइन करना है, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करनी है, उसको एवेल्युएट करना है, और फिर इसको आपने दोबारा इस लाइफ साइकिल को रिपीट करना है. तो समथिंग लाइक दैट अगर आपने लिखा है तो ठीक होगा.
why we need conceptual model, what are the main components of conceptual model, explain with the help of examples. तो पहले तो why we need conceptual model. हमने ये सोचना है कि प्रोडक्ट यूजर को कैसे नजर आएगी, तो हमने यूजर के मेंटल मॉडल के को सोचते हुए कंसेप्चुअल मॉडल बनाना है, ठीक है, ताकि यूजर को सीखने में आसानी हो या यूजर को सीखना ही ना पड़े। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूजर एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही यूज कर ले, तो अब हम अपना कंसेप्चुअल मॉडल ऐसा बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ यूजर के बराबर होगा, तो फिर वो करेगा। तो ये रीजन है। तो कंसेप्चुअल मॉडल के मेन कंपोनेंट्स चार हैं: मेटाफोर एंड एनालॉजीज, कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड मैपिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो मेटाफोर और एनालॉजीज वो चीज़ें, वो आइकन्स, वो चीज़ें यूज़ करना जो आप समझते हैं कि यूज़र को रियल लाइफ से पहले ही पता है। उसकी एग्जांपल्स मैंने दी थी। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बेसिकली ऑफिस के डेस्कटॉप से लिया गया है। तो अब जब मैं डेस्कटॉप कहता हूँ तो ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर डेस्कटॉप याद आता है। इतना अच्छा मेटाफोर या एनालॉजी है। इसी तरह ब्राउजिंग की एनालॉजी रियल वर्ल्ड से ली गई, सर्फिंग की एनालॉजी रियल वर्ल्ड से ली गई। हमारे पास रिसाइकल बिन की एनालॉजी है, हमारे पास फाइल की, फोल्डर की, ये सारी एनालॉजीज या मेटाफोर्स हैं। फिर जो जो चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स, वो सारे फंक्शंस और वो सारे फीचर्स जो हमने अपनी स्क्रीन पे शो करने हैं, उनकी लिस्ट को बनाने को कॉन्सेप्ट्स लिस्ट डाउन करना कहते हैं। फिर उनके बाद जब लिस्ट डाउन कर लिया तो कौन किसका पेरेंट चाइल्ड बनेगा, यानी कौन सी मेन कैटेगरी होगी, कौन सी सब कैटेगरीज होगी, जो रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स है, और एंड पे किस कॉन्सेप्ट को क्लिक करने से फंक्शन क्या होगा, उस फंक्शन के साथ मैप करना, मैपिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट्स है। तो ये मेन मेन है। अगर आपने इस तरह कुछ लिख दिया तो गुड। Question number 3. Explain manipulation. Write down the advantages and disadvantages of direct manipulation. मैनिपुलेटिंग टाइप ऑफ इंटरफेसेस जो हैं वो हैं जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की तरह चलने की कोशिश करते हैं और उस तरह की मूवमेंट के साथ मूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारी 3D गेम्स भी आ गई हैं। ये जो हमने जब हम रैकेट को हम मूव करते हैं रियल लाइफ में हैंडल को, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रैकेट मूव हो रहा होता है। कई आपने देखा होगा बॉक्सिंग की गेम्स है, आपने अपने हाथ में हैंडल्स पकड़े होते हैं और आप अपने आप को मूव कर रहे होते हैं उन हैंडल्स के साथ, और वो अंदर वीडियो गेम के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड में वो आपका करेक्टर मूव कर रहा होता है और वो दूसरे करेक्टर के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। तो ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन की एग्जांपल है। कोर प्रिंसिपल्स क्या है, वो आपको एग्जैक्ट बुलेट्स मिल गई होंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी एग्जैक्ट बुलेट्स है, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन एडवांटेज यही है कि ये इंजॉयबल है, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि ये काम तो उनको आता था, ये तो काम वो वैसे ही है जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। तो दे फील कॉन्फिडेंट, दे फील डायरेक्ट इन कंट्रोल, ये उसका मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज एक ही था मेन, वो ये था कि समटाइम्स डेवलपर टेक मेटाफोर सो लिटरली। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि एक्चुअली जो आपकी डस्टबिन होती है वो डेस्क के नीचे पड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे विंडोज के अंदर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्क के ऊपर नजर आती है। तो अगर हम लिटरली लेंगे तो हमें वहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको हम अंडर द डेस्क फोल्डर कहेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे तो उसमें होनी चाहिए, जबकि ये हमारा काम जरा ज्यादा मुश्किल कर देगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है अगर हम उसको बहुत लिटरली लेने की कोशिश करें। तो बच्चों अब तक में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों? नो सर। अच्छा, तो फिर हम इसको एंड करें। अच्छा, तो आज का हमारा जो सेशन था उसके अंदर हमने मेनली समरी पॉइंट्स आज के सेशन के हम कंक्लूड करते हैं ताकि हम एंड करें अपना लेक्चर। हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस एज दिस विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर फाइनल ग्रेड्स ड्यू टू चेंज इन वेटेज ऑफ क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स। वो मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया है।
कि आपने क्यों ज़रूर देखने हैं लेक्चर्स और किस तरह हर वीक में या हर अल्टरनेटिव वीक में क्विज होगा और जिस वीक में क्विज नहीं होगा उस वीक में असाइनमेंट दी जाएगी उसी उन्हीं लेक्चर्स में से। In MCQs, why the correct answer is really correct or a better answer than the other alternative options? ये भी हमने डिस्कस किया। Many key concepts are discussed again. Overall insight about what actually examiner was demanding from students, and this can help students to prepare for final exam and upcoming quizzes. तो ये आज का हमारा कहते हैं उर्दू के अंदर हासिल वसूल, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स आज की हमारी ये। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली यू कैन आस्क। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिकली ट्यूसडे को होना चाहिए वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले। लिंक मिलेगा आपको उसके ऊपर आपके क्लासरूम में, वो आपने देखना है। थर्सडे को हम इंशाल्लाह लाजमी सेशन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोई हर्डल ना हो तो उसके अंदर फिर आप वो मुझे रिकॉर्डेड, जो आपको कोशिश करूंगा 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड उससे पहले मिल जाएं और फिर थर्सडे वाले लेक्चर में आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कंक्लूड करते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चों, सी यू ऑन नेक्स्ट लाइव मीट। उसके दरमियान अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन, अगर वो पर्सनल के कोई सवाल हो तो आप मुझे मेल करेंगे। अगर वो क्लास के ओवरऑल क्लास के मतलब कोई सवाल हो तो आप क्लासरूम के स्ट्रीम में भी लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे ही आंसर कर दूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस सेशन। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।